एक फेमस किताब में एक इवेंट का जिक्र है। एक दिन शाम को भारतीय राजनीति और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई लोग एक बड़े से हॉल में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत से दो बड़े पंडित बुलाए गए। पूजा पाठ की सामग्री को उस हॉल में लेकर आया गया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। ये दिन भारत के इतिहास और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसके बाद यहाँ पर मौजूद पंडितों ने प्रधानमंत्री को पवित्र जल से पवित्र किया, पीले कपड़े यानी पीतांबर पहनाए और उनको तिलक लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, क्या मैं पीएम मोदी की बात कर रहा हूँ या फिर किसी और की? तो आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। ये पूजा पाठ हवन जवाहरलाल नेहरू ने तब करवाया था जब भारत को आज़ादी मिल रही थी। देश में कई लोग ये दावा करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर थे और जैसे मोदी जी एक धर्म के लिए ज़्यादा सोचते हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं थे और कांग्रेस इसको लेकर खूब ढोल बजाती है। हम किसी भी धर्म को फेवर नहीं करते, ऐसा अक्सर कांग्रेसी कहते हुए सुने जाते हैं। तो फिर आखिर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि कांग्रेस से थे, उन्होंने पूजा पाठ क्यों करवाया? वो चाहते तो नमाज भी पढ़वा सकते थे। चलिए अब आपको एक और इवेंट के बारे में बताता हूं। अभी हाल ही की बात है जब साल 2020 में दिसंबर में पीएम मोदी ने नए प्रधानमंत्री आवास के निर्माण से पहले भूमि पूजन कराया था। इसमें देश के कई पंडित शामिल हुए थे। जैसे ही इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर देश के एक प्रधानमंत्री का इस तरह से पूजा पाठ करवाना सही है या गलत। इसको लेकर कई तरह के सवाल सोशल मीडिया से लेकर कई तरह के मीडिया हाउसेस ने उठाए। सवाल ये कि देश के एक प्रधानमंत्री को कितना सेक्युलर होना चाहिए। इस पर कई नेताओं और मीडिया हाउसेस ने पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दी वायर ने यहाँ तक लिखा, पीएम मोदी का सर्वधर्म प्रार्थना करना एक ढोंग है। अब हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब देखिए, मैं किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर कोई कमेंट नहीं करने वाला हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे बारे में कोई ये सोचे कि मैं एक आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का पूजा करना गलत है, तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो भी तो गलत ही था। फिर इसको लेकर किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, तो फिर उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? उनको भी टारगेट किया जाना बेहद जरूरी है। फिर सिर्फ मोदी को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि पंडित नेहरू ने तो अपने घर में पूजा पाठ करवाया था, तो फिर पीएम मोदी को सबके सामने आकर खुलेआम पूजा करने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो पहली शिप जल उषा के नाम से लॉन्च की गई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिक प्लेस में जाकर पूजा पाठ और हवन किया था। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक व्यक्ति की आलोचना होती है तो वैसा ही काम करने वाले दूसरी व्यक्ति की उतनी ही आलोचना होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ आप एक पक्ष को देख रहे हैं और यकीन मानिए दूसरे पक्ष के लिए आपने आंखें बंद कर ली हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट पर बात करेंगे कि भारतीय लिबरल्स को आखिर हो क्या गया है, वो सिर्फ एक ही पक्ष को क्यों देखते हैं। अब जब लिबरल्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लिबरल्स होते कौन हैं और इस शब्द का मतलब क्या है। एक लिबरल व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के विचारों और आइडियोलॉजी, बिहेवियर और आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है। पर आखिरकार ये शब्द लिबरल आया कहां से? दरअसल 17वीं शताब्दी एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में राजा और रानी राज किया करते थे। तो ऐसे में उनकी मर्जी के मुताबिक ही सारे काम हुआ करते थे। वो डिसाइड करते थे कि लोग कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे और कैसे पिएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोगों ने फ्रीडम, जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया। वैसे ही लिबरल आइडियोलॉजी पॉपुलर होने लगी। अब लोग खुद शासन करने के लिए तैयार थे और अपने विचारों को लेकर या अपने आज़ाद ख्यालों को लेकर उन्हें किसी राजा या रानी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। यही लिबरल आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में। यहाँ पर लोगों ने अपने आप को किसी भी राजा या रानी से एसोसिएट नहीं करके आसपास के लोगों के विचारों का सम्मान करना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब भारत में यूरोपीय पावर्स शासन करने लगीं और अपने वेस्टर्न लिबरल आइडिया को लेकर भारत में आए कुछ फेमस आइडियोलॉजिस्ट जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे विचारों को भारत में इंट्रोड्यूस किया। कुछ पढ़े लिखे भारतीय लोगों ने उनके आइडियाज़ को फॉलो करना शुरू किया और इसके बाद भारत में लिबरल आइडियोलॉजी शुरू हो गई। कुछ समय बाद भारत में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जीवन भर प्रयास किया, आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए देश भर में आंदोलन किए,
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए लगातार आवाज उठाई, ये सभी उदारवादी सोच को लेकर चलने लगे और भारतीय लीडर इस तरह से लिबरल आइडिया को फॉलो करने लगे। इसी का परिणाम था कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो ये लिबरल विचारों से पूरी तरह से भरा हुआ था। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि लिबरल वो व्यक्ति है जो किसी का अंधा भक्त नहीं बनता है और जो सवाल पूछता है। लेकिन मैं देखता हूं कि मौजूदा समय में भारतीय लिबरल 3 कॉमन गलतियां करते हैं। पहली गलती यह है कि वो पीएम मोदी की ताकत को मानते ही नहीं हैं। कई लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोगों ने 2019 के इलेक्शंस में पीएम मोदी की जीत के बाद यह मानने से इनकार कर दिया कि देश की जनता ने उनको चुना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का यह चुनाव जीतना देश के लिए एक ट्रेजिक और शॉकिंग घटना है। एक लिबरल मीडिया हाउस ने लिखा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि पीएम मोदी चुनाव जीते हैं और उनका ये चुनाव जीतना दिखाता है कि अब भारत में मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अपना रूल थोपने के लिए तैयार है। कुछ लोगों ने लिखा कि मोदी आज जो कुछ भी है वो 2002 में गुजरात दंगों में 2000 मुसलमानों के मारे जाने की वजह से है। इसी वजह से पीएम मोदी का चुना जाना इस बात का परिणाम है कि देश में आज माइनॉरिटी के साथ हिंसा, अत्याचार और लिंचिंग एक्सेप्टेबल है। कुछ लोगों का मानना है कि 2019 में मोदी चुनाव जीते क्योंकि वो मुस्लिमों से नफरत करते हैं, लेकिन मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 300 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें 22 करोड़ से अधिक लोगों ने पीएम मोदी का चुनाव किया था। तो क्या देश के 22 करोड़ लोग इस बात का फैसला नहीं कर पाते कि पीएम मोदी गलत हैं या सही? क्या पूरे देश के 22 करोड़ लोग मुस्लिम विरोधी हैं? ऐसे में पीएम मोदी पर सवाल उठाना उन 22 करोड़ लोगों की विचारधारा पर सवाल उठाना है। चलिए मैं आपको कुछ डाटा के बारे में बताता हूँ। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हार गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता सेकुलर होने की वजह से 3 राज्यों में बीजेपी को हरा देती है और लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को बहुमत से जिता देती है? जिस दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर भाजपा को जिताया, उसी ने विधानसभा में 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुना। फिर आखिरकार लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी को ही क्यों चुना? तो ऐसे में वो लोग जो ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम विरोधी होने की वजह से बीजेपी जीत दर्ज करती है, वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता है। मेरे आसपास भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सिर्फ बीजेपी को एंटी मुस्लिम होने की वजह से वोट नहीं करते, बल्कि उसके पीछे कई और सारे कारण भी हैं। लेकिन भारत में कुछ लिबरल ऐसे हैं जो पीएम मोदी की सक्सेस के पीछे बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसी को मानते हैं। वो इस वजह से पीएम मोदी की कामयाबी की असली वजह को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही कुछ बातों के बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। साल 2012 से 2018 के बीच भारत के सभी गांवों में शौचालय हुआ करते थे, उनकी संख्या दुगनी हो गई है। इसके अलावा एक डाटा के मुताबिक 2014 में घर घर में एलपीजी कनेक्शन 45% से कम हुआ करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने 2016 में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। इसके बाद देश के करीब 85% घरों में आज एलपीजी कनेक्शन है। इस योजना का टारगेट था घर घर में एलपीजी कनेक्शन पहुंचा के देश की महिलाओं को लकड़ी के धुएं से बचाना। भाजपा ऐसा करने में कामयाब भी रही क्योंकि साल 2016 में देश के 85% घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में महिलाएं साल भर में करीब 375 से ज्यादा घंटे सिर्फ लकड़ियां बटोरने में लगाती थीं, जिससे वो रसोई में जाकर रोटी बना सकें। लेकिन अब ये आंकड़ा एकदम बदल गया है। आज महिलाओं को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना एक ग्रैंड सक्सेस स्कीम साबित हुई है। इससे महिलाओं को फेफड़े और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिली है। एक स्टडी बताती है कि धुएं की वजह से होने वाले प्रदूषण से देश भर में करीब हर साल 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन मोदी सरकार की लो कार्बन पॉलिसी इस समस्या से बखूबी लड़ रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि देश में कांग्रेस या जो भी विपक्षी दल हैं, उन्हें सिर्फ मोदी सरकार की बुराइयों की जगह ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या वो वजह हैं जिनके चलते देश की जनता ने लगातार 2 बार पीएम मोदी को पीएम के रूप में चुना। क्योंकि जब तक ये सभी पार्टियां ये अच्छे से नहीं समझ पाएंगी, तब तक आखिर जनता की नब्ज को कैसे पकड़ सकेंगी? कैसे पीएम मोदी युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अपने विचारों से जोड़ पाते हैं? इसको लेकर एक रिसर्च कहती है कि पीएम मोदी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आज का लार्ज सेक्शन चाहता है कि पीएम मोदी उनकी तरह बोलें, उनकी तरह सोचें और उनकी तरह पूजा पाठ करें। आज राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर देश की जनता के विचार उतने सकारात्मक नहीं नजर आते। कारण है कांग्रेस का जमीनी स्तर पर अपने नेता को स्थापित न कर पाना।
कैसे जब भी कहीं चुनाव आता है तो भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और फिर शुरू से लेकर अंत तक स्टार प्रचारक अपना दमखम दिखाते हैं। बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है जो इन सभी चीजों को अंजाम देने के लिए काफी है, लेकिन बीते कुछ वर्षों के दौरान कांग्रेस के नाम पर सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ही हर कहीं नजर आते थे। हालांकि कांग्रेस ने खुद को बदला जरूर। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि पार्टी अब सिर्फ परिवारवाद की राजनीति तक सीमित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कांग्रेस की ये कोशिश उतनी प्रभावी नजर नहीं आई है। राहुल गांधी भी इस समय सूरत कोर्ट से मिली सजा के बाद और लोकसभा सदस्यता जाने के बाद मुश्किलों में घिरे हुए हैं, जिससे कांग्रेस की साख को जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।